अच्छा, ये डेरिवेशन आप लोगों ने यकीनन कर ली होगी, बहुत सिंपल थी वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो इन केसेस को भी जो है वो आपने देख लेना है। तो यहाँ तक ये तमाम चीज़ें जो है वो ये आपने कवर कर लेनी है। तो इस जो थ्योरी की सिग्निफिकेंस थी वो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड तो थी ही। स्पेसिफिक हीट तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं इस वाइब्रेशंस की, एटॉमिक वाइब्रेशन के जरिए। तो दूसरा जो इसकी सिग्निफिकेंस थी वो ये थी कि द थ्योरी इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स, कि जो हमारे पास सॉलिड है कोई भी, उसके अंदर से कौन सा जो फ्रीक्वेंसी बैंड अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है। मतलब किस रेंज की जो है वो फ्रीक्वेंसीज पास आउट हो सकती हैं और किस रेंज की फ्रीक्वेंसी जो है वो उस मटेरियल में से पास आउट नहीं होंगी। द क्रिस्टल कैन नॉट प्रोपिगेट द वाइब्रेशंस ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज आर अलाउड विच लाई इन द अलाउड बैंड। तो जो सिर्फ अलाउड बैंड के अंदर लाई करेंगी, जिस तरह के ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, इस फिगर को भी देखें तो ये फॉरबिडन गैप है। इस फॉरबिडन गैप के अंदर जो है वो इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं। वेव, तो उसके जो कैरियर्स हैं वो फोनॉन्स होते हैं। तो और ये भी क्वांटाइज्ड होते हैं, और फोटॉन्स की तरह जो इनकी जो ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो इसलिए इनके ऊपर जो है वो बोज आइंस्टाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करते हैं ये। तो फोटॉन्स और फोनॉन्स दोनों जो है वो बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है उसको भी हम अब देखते हैं कि फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी। जैसे कि हम फोटॉन की एनर्जी फाइंड आउट की थी, फोटॉन का मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया था। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि फोनॉन्स के जो ये पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से किसके इक्वल होंगे, किस चीज पर डिपेंड करेंगे। तो वी नो दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्वांटाइज्ड। तो वालेकुम सलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेव की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है किस फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में। तो सिमिलरली द एनर्जी ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन, similarly the energy of lattice vibration or elastic wave is also quantized in the form of phonons, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो all types of lattice vibrations in crystal comprises phonons, thermal vibration और thermally excited phonons। क्रिस्टल के अंदर जो भी वाइब्रेशन होती है उसके जो कैरियर्स हैं वो फोनॉन कैरियर्स होंगे। तो साउंड वेव और एक्यूस्टिकल फोनॉन्स एंड एक्साइटेशंस ऑफ द ऑप्टिकल ब्रांच जनरेट ऑप्टिकल फोनॉन्स। तो जो हमारे पास बैंड लाई कर रहा है इसके अंदर ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो उससे जो रिलेटेड होंगे कैरियर्स वो ऑप्टिकल फोनॉन्स होंगे, और उससे नीचे जो है वो एक्यूस्टिकल। तो अब वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है वो हमने देखा था कि फोटॉन्स के लिए एग्जिस्ट करती है, इसी तरह से फोनॉन्स भी जो है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को होती है। इनके लिए वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल लाइक नेचर भी होती है। ऑल्सो द एनर्जी ऑफ फोनॉन इज गिवन बाय, तो जिस तरह से फोटॉन की एनर्जी
एच का ओमेगा है, इसी तरह से फोनॉन्स की एनर्जी भी इसी के इक्वल है। तो ओमेगा जो है यहाँ पे होगी फ्रीक्वेंसी फोनॉन की। तो एच कट ओमेगा जो है ये एनर्जी हो जाएगी फोनॉन, एक फोनॉन की। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोनॉन्स हो तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, n एच कट ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन्स। तो फोनॉन की फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जिस तरह से हम कहते हैं कि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो वही फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी, इसी तरह से फोनॉन की एनर्जी वही होगी जो वाइब्रेशनल मोड की फ्रीक्वेंसी होगी, वही एनर्जी फोनॉन की फ्रीक्वेंसी की होगी, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल मोड की होगी। Also the energy of phonon is given by h equal to omega, if n is the number, तो ये मैंने बता दी, कोई n कैन बी जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, n जीरो भी हो सकता है और इसकी कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। जीरो कब होगा, जब कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो वाइब्रेशनल वेव नहीं होगी और उससे रिलेटेड जो है वो कोई फोनॉन नहीं होगा। सिंस द नंबर ऑफ फोनॉन्स में चेंज विद टेम्परेचर, और ये जो फोनॉन्स हैं ये टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, तो द एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन इन अ वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे, कि किसी एक जो वाइब्रेशनल मोड के अंदर एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स कितने होंगे, वो हम आपको पता है कि बोल्स आइंस्टाइन जो है वो स्टैटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका रिलेशन आपको पता ही है, जो रिलेशन है हमारे पास बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये हमें जो है वो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स देगा किसी मोड ऑफ वाइब्रेशन से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि टी जो है ये एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि जो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स हैं ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जिस तरह से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर वेव्स के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसको जो जनरेट कर रहा होता है करंट या जो भी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसको प्रोड्यूस करने के वैसे तो बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, लेकिन उसमें अगर आप एक आम एलईडी बल्ब को देखें तो वो करंट से प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो जितना करंट बढ़ाएंगे उतना जो है वो फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे। तो इसके अलावा जो है वो आप जब एक एटम डी एक्साइट करता है तब भी फोटॉन्स जो है वो इमिट होते हैं। इसी तरह ये जो नंबर ऑफ फोनॉन्स होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो टेम्परेचर की सब वैल्यू के साथ इनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती है, और वो ये हमें इक्वेशन बता रही है क्लियरली कि इस रिलेशन के साथ जो है वो कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो T is the absolute temperature of the crystal. Thus, the number of phonons can be increased or decreased by rising or lowering the temperature respectively. जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके जो है वो हम फोनॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन वेव्स में वेरी फ्रॉम 10 पावर 4 टू 10 पावर 12, तो ये उसकी रेंज बता रहा है कि फोनॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रेंज के अंदर लाई करती है। द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ फोनॉन वेव ऑक्युपाइज अ वाइड रेंज, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये 10 पावर 4 से 10 पावर 12 तक जा रहा है, तो ये एक वाइड रेंज है अच्छी खासी, तो जिसके अंदर जो है ये स्पेक्ट्रम लाई कर रहा है। द फोनॉन बीइंग इनडिस्टिंग्विशेबल, सर साथ सीपीएस लिखा हुआ है ना, ये क्या है? 10 रेज़ पावर 12 उस हाँ जी, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये इसमें है, इसको देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना कि ये फ्रीक्वेंसी का कौन सा यूनिट है, सीपीएस। तो इसको आप देख लेना, अगर ना समझ आए तो चलो मैं भी इसको देख लूंगा कि ये किस फॉर्म में है, क्योंकि हम पहली दफा जो है ये फ्रीक्वेंसी का इस टाइप का यूनिट देख रहे हैं, तो ये हमें हेल्प मिल जाएगी नेट से। तो द फोनॉन बीइंग इनडिस्टिंग्विशेबल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि फोनॉन जो है ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो इसलिए फिर ये कौन सी जो है स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करेंगे। तो इन अलाउड एनर्जी स्टेट्स ऑफ द सिस्टम टू डिस्क्राइब देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन अलाउड एनर्जी स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, तो जाहिर सी बात है कि अलाउड एनर्जी रेंज के अंदर ही जो है ये उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन को
बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन से हम फॉलो करेंगे ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ फोनॉन्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि फोनॉन्स की जो है वो पार्टिकल लाइक नेचर भी है। तो द इंटरेक्शन ऑफ अ फोनॉन विद अनदर जो है उसको हम ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि जो है वो हमने दो पार्टिकल्स की कोलिजन को हम कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से फोनॉन्स की जो इंटरेक्शन है उसको भी हम पार्टिकल लाइक कोलिजन जो है उसकी तरह हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। देर इज नो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो इसका कोई डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस तो नहीं है फोनॉन्स का, लेकिन कुछ फिनोमिनाज हैं जिसके अंदर जो है वो इसको ये एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स फोर्सफुली सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फोनॉन्स। तो जब तक अगर हम फोनॉन को कंसिडर ना करेंगे तो ये कुछ फिनोमिना जो है ये एक्सप्लेन नहीं होते। इनको एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो नहीं अभी तक डिटेक्ट किया गया, लेकिन क्या है कि थ्योरेटिकल जो है वो इसको हमने पता लगा लिया है कि ये थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो है हो सकता है कि आइंदा आने वाले सालों में इसको प्रैक्टिकली भी मेजर किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। तो एक तो ये कहाँ पर है कि लेटेस्ट हीट कैपेसिटी के अंदर जो है उसको जब हम फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर जो है ये उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो हीट कैपेसिटी जीरो टेम्परेचर के ऊपर जीरो क्यों हो जाती है। तो वहां पर भी जो है वो ये कहता है द लेटेस्ट हीट कैपेसिटी अप्रोचेस जीरो एज टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ द लेटेस्ट वाइब्रेशन आर क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ फोनॉन्स। दिस विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर। तो कहते हैं कि चलिए इस चीज को जो है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हम ये फोनॉन का कॉन्सेप्ट ना यूज करें तो फिर हम ये नहीं बता सकते कि जीरो जब जो है टेम्परेचर जीरो होता है तो हीट कैपेसिटी जो है ये जीरो क्यों हो जाती है। दूसरा जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि अभी हम पढ़ेंगे भी कि द क्रिस्टल scattered array and neutrons inelastically. The change in momentum and energy during this process can be associated with gain or loss of one or more phonons. The properties of these phonons can be determined by measuring the momentum and energy of the scattered X-rays or neutrons. तो अगर हम जो है ये फोनॉन्स की थ्योरी को कंसिडर ना करें, मतलब उसको जो है अगर हम ना कंसिडर करें तो हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो एक्सरे है, जो एक्सरे स्कैटरिंग है या न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है वो उसके अंदर इनइलास्टिक स्कैटरिंग कैसे हो रही है। बाज दफा जो है ये इलास्टिक स्कैटरिंग होती है और बाज दफा इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है स्कैटर्ड एक्सरे की या न्यूट्रॉन की। तो वो फिर जब तक हम फोनॉन का जो है वो इंटरेक्शन, फोनॉन टाइप को इंटरेक्शन कंसिडर ना करें तो हम उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इन दो फिनोमिनास के अंदर जो है वो हमें इसके फोनॉन्स का होने का जो है वो मिलता है सबूत के फोनॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स जो है वो क्या होगा। तो जिस तरह आपको पता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वो h कट k इक्वल होता है। k जो है यहाँ पे आपको पता है मोमेंटम वेक्टर है, जैसे लेटेस्ट मोमेंटम भी कहते हैं। तो इस रिलेशन को जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट भी किया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूले से। वो क्या है h ओवर mv। तो यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि इसको मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो h ओवर 2 पाई जो है ये क्या हो जाएगा, h कट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं h ओवर 2 पाई को ये h कट लिख देता हूं और फिर जो है वो अच्छा यहाँ पे जो है ना लैम्डा होता है, सॉरी इसके अंदर जो है इस रिलेशन के अंदर यहाँ पे लैम्डा ओवर, ये आपने बताया नहीं कि ये रिलेशन लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। तो मोमेंटम जो है ये असल में mv क्या है, मोमेंटम है। इसको मैं अगर इस साइड पे शिफ्ट कर दूं और लैम्डा को यहाँ से नीचे ले आऊं तो फिर क्या होगा कि ये जो mv है इसको मैं इस साइड पर ले आता हूँ इक्वेशन के। इस mv को मैं मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करता हूँ, लैम्डा जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 पाई ओवर लैम्डा जो है ये किसके इक्वल होता है, ये मोमेंटम वेक्टर k के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि k जो है ये होता है 2 पाई ओवर लैम्डा मोमेंटम वेक्टर। तो यहाँ पर जो है वो फिर इसकी जगह पे k आ जाएगा। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो h कट k के इक्वल आ गया। तो यही जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फोटोन का या फोनॉन का मोमेंटम है दोनों का हम h कट k के इक्वल ही रखेंगे।
So it is apparent that the phonon of wavelength lambda carries a momentum h cut k. तो कहता है कि ये इसका मोमेंटम होगा द क्वांटिटी h cut k सम टाइम कॉल्ड द क्रिस्टल मोमेंटम। इसको हम जो है वो बाज दफा क्रिस्टल मोमेंटम भी कह देते हैं। तो ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी हुआ था कि हमने मोमेंटम वेक्टर को के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो उधर इसको हमने क्रिस्टल मोमेंटम भी कहा था, क्योंकि हम एक जब लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो के अंदर वेरिएशन आती है। तो इन अदर वर्ड्स जो है वो मोमेंटम वेक्टर के अंदर जो है वो चेंजिंग आती है, तो उसे हम क्रिस्टल मोमेंटम भी कह सकते हैं। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एच कट के इज प्रोवाइडेड बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इन द क्रिस्टल। अच्छा, अब इसको जो है वो आप लोगों ने ये हमने रिलेशन पढ़ा था एक्सरे डायफ्रैक्शन का, ब्रैग्स लॉ को रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर। तो हाँ बेटा, ये भी जो है ना वो मैसेज ना करें, फिर वो नहीं क्लियर होता। इसको बाद में देख लेंगे। तो वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग। अब देखें कि जब जो हमने पिछला केस पढ़ा था ब्रैग्स लॉ का, वो था इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए। और जो हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन उसके अंदर पढ़ी थी, उसका जो रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर हमने जो ब्रैग्स लॉ लिखा था वो इस फॉर्म में आया था, के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है ये के प्राइम क्या है, ये मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे है। के क्या है, ये मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम वेक्टर है किसका, इंसिडेंट एक्सरे का। और जी जो है यहाँ पे ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है। तो ये ब्रैग्स लॉ है इन रेसिप्रोकल स्पेस फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग। तो अगर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लिखना हो तो फिर क्या करेंगे, हम एच कट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी एच कट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी। तो आपको पता है कि एच कट के जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। चलें इसको जो है हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि उसने वही बात की हुई है, where k and k can represent the vectors for the scattered and incident photons respectively. G is the reciprocal lattice vector. The conservation of momentum, तो हमने अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखना है एंड एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो ऊपर जो है हम देखें कि एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इक्वेशन को। तो ये दोनों साइड्स पर मोमेंटम आ गया है, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल है, एच कट के। तो यहाँ पर जो है ये मोमेंटम किसका आ गया है, ये आ गया स्कैटर्ड फोटोन का, एक्सरे का। और ये मोमेंटम है इंसिडेंट फोटोन का, और ये जो है वो मोमेंटम आ गया जो कि रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स जो है उससे रिलेटेड है। तो नीचे जो है वो अगर आप देखें कि हम अगर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें ओमेगा पी एच से रिप्रेजेंट कर दी, और जो स्कैटर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ओमेगा पी एच प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए ओमेगा जो पी एच है और ओमेगा पी एच प्राइम वो इक्वल है। तो सर ये ये फोटोन से ही फोनॉन पैदा होगा। हाँ जी, ये फोनॉन सर जी फोटोन से ही पैदा होगा। फोटोन से तो पैदा नहीं होगा, लेकिन ये है कि इंटरेक्शन जो है वो हम इस तरह का कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें कि एक फोटोन जो है वो आ रहे हैं, और इधर आकर जो है वो एक किसी फोनॉन से कोई प्रोड्यूस करता है, या जो है वो ये इंटरेक्ट करता है फोनॉन से। तो फिर फोनॉन का जो मोमेंटम है वो के हो जाता है, और उसका जो एक्सरे का मोमेंटम है उसको के प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसको आप इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस भी हो रहा है, या जो है वो क्रिएट हो रहा है, या डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस फॉर्म में भी इसको जो है वो हम कह सकते हैं। लेकिन असल में जो फोनॉन है वो उस वजह से क्रिएट हो रहा है, वो लेट वाइब्रेशन की वजह से जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसको जो है ना ये क्रिएशन का, और ये जो हमें बता रहे हैं कि ये इसको हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर ही। तो अब यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को देखें तो ये हम इलास्टिक जो स्कैटरिंग है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर होना क्या चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा पी एच और ये जो ओमेगा पी एच प्राइम जो है ये स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो इनके साथ एच कट ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एच कट तो दोनों साइडों पे सेम है। तो फिर जो है वो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तभी जो है ये दोनों जो एनर्जी है वो सेम होगी। तो all frequency of incident and scattered photon in this process crystal as a whole recoil with a momentum of minus h cut g। तो ये जो h cut g जो है
ये वो मोमेंटम है कि जिसके साथ क्रिस्टल रिकॉइल करेगी। तो दिस इज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन रिमेन अनचेंज। तो ये देखें कि इंसिडेंट जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, वो स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी के बराबर। दिस आल्सो फ्रॉम रिलेशन। तो हमें असल में ये पता है कि जो इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर जो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर और उस डायरेक्शन के अंदर चेंज की वजह से हम कहते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो चेंज इन मोमेंटम हम ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, ये देखें मोमेंटम वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो विच होल्ड्स गुड फॉर एक्स-रे diffraction. Such a process in which the frequency of incident photon is same as the scattered photon is called normal n process. तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की वो इक्वल हो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस स्कैटरिंग प्रोसेस को नॉर्मल एन प्रोसेस कहते हैं, नॉर्मल या एन प्रोसेस। कंसिडर नाउ द केस ऑफ इनइलास्टिक स्कैटरिंग। अब अगर इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो तो फिर उस केस में क्या होगा, ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी। इनइलास्टिक स्कैटरिंग जो है इसको हमने पहले नहीं पढ़ा, तो लेकिन अगर होती है ये प्रैक्टिकली भी जो है वो इलास्टिक अभी ये फिर वही बात पूछ रहे हैं कि वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड इज अनचेंज। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लें, ये भी आपको समझ आ जाएगी कि जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा, the case of inelastic scattering of photon which proceeds with the emission of a phonon। अब ये देखें कि बात वही आ गई जो भी रहमतुल्लाह ने पूछी थी कि यहाँ पर अब क्योंकि इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है तो इसके अंदर जो है वो एक फोनॉन इमिट हो रहा है इस स्कैटरिंग के फिनोमेना के अंदर, तो ऑफ वेव वेक्टर के, और वो जो फोनॉन है उसके हमने कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर ये देखें कि जो फोनॉन का जो हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम वेक्टर, उसको कैपिटल के से डिनोट किया हुआ है, जबकि हमने फोटोन के मोमेंटम को स्मॉल के से और के प्राइम से डिनोट किया हुआ है। स्मॉल के जो है ये मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, स्मॉल के प्राइम जो है ये मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, और जो कैपिटल है ये हमारे पास मोमेंटम वेक्टर ऑफ जो फोनॉन क्रिएट हुआ है इसमें उसका है, एज शोन इन द फिगर। तो 12 इस फिगर के अंदर जो है वो आप देखें तो द वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ जो है वो टेक्स द फॉर्म। अब यहाँ पर जो ब्रैग इक्वेशन है या जो वेव वेक्टर जो कंजर्वेशन लॉ है वो कुछ इस टाइप का होगा कि के प्राइम प्लस जो है वो के मोमेंटम वेक्टर ऑफ फोनॉन इज इक्वल टू के प्लस जी। तो अकॉर्डिंगली द, अब ये जो है वो किस तरह से आया है, असल में इसकी डेरिवेशन के ऊपर जो है वो हम नहीं गए, हम लोगों ने उस चीज को जो है वो SSP 1 के अंदर पढ़ा था कि के प्राइम जो है ये इज इक्वल टू के प्लस जी। ये कैसे आया वो आपको याद होगा कि हमने एक सर्कल ड्रा करके और उसके अंदर हमने फिर जो है वो एक इस तरह से ये इंसिडेंट और फोटोन जो है ये इसको बड़े डिटेल में पढ़ा था। इस प्रोसेस को जो है वो क्या कहते हैं वो मेरे भी जहन में नहीं आ रहा, तो इसको डेरिवेशन पे पढ़ी थी, जबकि यहाँ पर जो है तो इस तरह से ये इक्वेशन इसकी आएगी। तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड फोनॉन, जबकि ये हमारे पास मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड जो क्रिस्टल है उसका उससे रिलेटेड जो फोटोन है जिसको जी से प्रेजेंट किया हुआ है रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर से। तो ये हमारे पास, इसका मतलब आप देख लें कि जो जी की फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो किससे रिलेटेड है, जी भी जो यहाँ पर जो है वो एक मोमेंटम वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। असल में जी को हमने कहा था कि ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है, तो ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो है ये असल में इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये मोमेंटम वेक्टर है जो कि क्रिस्टल के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट के दरमियान जो क्रिस्टल का मोमेंटम होगा उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कैन बी रिटन एज, तो अगर अब जो है यहाँ पर मोमेंटम लॉ अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को h कट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। और अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में लिखें तो अब देखते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं तो जी जो है ये क्रिस्टल की जो हम फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंसिडर नहीं करते,
हम जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ जो है वो इंसिडेंट और स्कैटर्ड जो फोटॉन्स हैं या फोनॉन्स हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो ये जो इससे रिलेटेड हमारे पास जी से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये असल में क्रिस्टल का मोमेंटम होता है जिसे कोई क्रिस्टल जो है वो रिक्वायर करती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है ये जी हमारे पास क्रिस्टल का मोमेंटम है जिससे क्रिस्टल रिकॉइल करेगी, इसका जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेशन नहीं होता। तो फिर आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पर जो है इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी को, तो ये हमारे पास डब्ल्यू एच प्राइम की तरह से पहले की तरह जो है ये फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड फोटॉन की। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इस दफा एक नई फ्रीक्वेंसी आई है एच कट के साथ जो ओमेगा है, ये फ्रीक्वेंसी है फोनॉन की। और इसी तरह से ये इक्वल होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन, तो उसको एच कट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अब देखें ना कि जो फोटॉन की एनर्जी होगी वही असल में दो एनर्जी अंदर जो है वो ट्रिब्यूट फोनॉन और दूसरी स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इंसिडेंट फोटॉन की विच इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन एंड फोनॉन, जो फोनॉन करीब हुआ है। तो वेव ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं। तो द वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ गिव्स दैट, तो ये वही जो ये वेव कंजर्वेशन वेक्टर लॉ जो है वो, जिसे आप ब्रैग्स लॉ कहते हैं। तो के प्राइम यहाँ से हमारे पास ये ये असल में ये इक्वेशन है इस बी वाली डायग्राम से रिलेटेड, और ये इक्वेशन है इस ए वाली डायग्राम से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखें कि इस बी वाली जो है डायग्राम, इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर एक फोनॉन जो है वो आकर फोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा है और फिर उसके नतीजे जो स्कैटरिंग फोटॉन है उसकी जो वेव वेक्टर है वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है देखें दो एनर्जीज जो है, ये एक फोनॉन की एनर्जी और एक फोटॉन इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी, ये सम अप हो रही है। तो उससे रिलेटेड फिर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी के प्राइम हमारे पास आएगा, ये बराबर होगा सम ऑफ के फोनॉन का मोमेंटम, और सॉरी ये स्मॉल के जो है ये किसका है, इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम, कैपिटल के जो है वो इंसिडेंट फोनॉन का मोमेंटम, और ये जो है ये का मोमेंटम। तो ये के प्राइम जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। देखे ना ये दो दो जो है ये वेक्टर इकट्ठे होकर एक वेक्टर जो है वो आउट हो रहा है, दो इन हो रहे हैं तो, और एक जो है ये आउट हो रहा है। तो जो आउट हो रहा है के प्राइम वो हमारे पास बराबर हो जाएगा दो जो इन हो रहे हैं, और जो क्रिस्टल का मोमेंटम है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास इससे ये इक्वेशन बन जाएगी। जबकि यहाँ पर आप देख रहे थे ऊपर वाले जो इक्वेशन, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक जो है ये के इंटर हो रहा है और यही है वो दो के अंदर डिवाइड हो रहा है के प्राइम और कैपिटल के। तो इसका मतलब फिर जो है ये के प्राइम जो है हमारे पास वो हो जाएगा, ये दो आउट हो रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे के प्राइम और कैपिटल के। तो इसलिए यहाँ पर देखें कि आप जो है ये के प्राइम और कैपिटल के जो है ये ऐड हो रहे हैं, और ये इक्वल किसके होंगे, के प्लस जो है वो क्रिस्टल मोमेंटम के। तो इसी तरह इसका जो है अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस बी फिगर के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना ये अपना रहमतुल्लाह कह रहा था कि फोनॉन जो है वो क्रिएट हो रहा है। असल में हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है फोनॉन पड़ा हुआ था जिससे आकर फोटॉन जो है वो कोलाइड किया, और ये फोनॉन जो है वो इस के वेक्टर के साथ इस साइड पे मूव कर गया और फोटॉन जो है वो साइड पे मूव कर गया। तो इसको आप इन फॉर्म ऑफ जो है वो ये क्रिएशन जो है वो चले कहना चाहते हैं तो कह लें, लेकिन अदरवाइज जो है यहाँ पे आप ये कंसिडर करेंगे कि एक फोनॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पर जो है एक फोनॉन जो है वो यहाँ से आया जो कि पहले से क्रिएटेड है, और वो आकर इस फोटॉन से जो है वो इंटरेक्ट किया, स्कैटरिंग हुई, तो उस नतीजे में फिर जो है ये हमारे पास के वेव हो गया। और यहाँ पे देखेंगे हमने इंसिडेंट फोनॉन का तो जिक्र किया है लेकिन हमने स्कैटर्ड फोनॉन का जिक्र नहीं किया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो है ये डिस्ट्रक्शन हो रही है फोनॉन की। तो इस फॉर्म में जो है इस लिहाज से फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये क्रिएशन और ये जो है वो डिस्ट्रक्शन। तो अब ये जो है वो कंजर्वेशन हमारे पास आ गया मोमेंटम का, क्योंकि आपको पता है कि एच कट के जो है ये मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम हमारे पास इसके बाद जो है वो हम कंजर्वेशन ऑफ जो है वो
देखते हैं इसका एनर्जी का। सर इसके क्लियर क्वेश्चन नहीं जो है हो वो रहा इसलिए। क्या फोनॉन की जगह पे फोनॉन की जगह पे सर डायग्राम में रजिस्टर का साइन लगा हुआ है ना, वो क्यों लगा हुआ है? अच्छा रजिस्टर का, ठीक है। वो असल में डिस्टिंग्विश तो करना है ना, फिर उसको फोनॉन की जो मूवमेंट है उसको हमने उससे डिस्टिंग्विश करना है। वो मैं भी आपको जो है वो दोबारा शो कर देता हूँ, इधर बता देता हूँ। उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, चलिए अच्छी चीज है जो आप लोग ने नोट कर ली कि जो है ना, अगर फर्ज किया कि हम नहीं बताते कि कैपिटल के नहीं भी लिखते, तो फिर क्या है कि अगर फोनॉन की हमने मूवमेंट को देखना है तो उसको हम इस तरह से बना देते हैं। जैसे हमने सल जो है वो एक फोनॉन के लिए चूज कर लिया है, ऊपर जो है वो हमने फोटोन के लिए सैंपल जो है वो इस तरह से ये वाला चूज किया हुआ है। तो ये जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो बाज फिर बुक्स के अंदर ना ये इतने डिटेल में नहीं बताया होता, या जो है अगर ये कैपिटल के अगर इसकी फॉर्म में ना उन्होंने बताया हो, फिर जस्ट आपने समझ जाना है कि अगर इस तरह से कुछ चीज ड्रॉ की गई है तो ये फोनॉन मूव कर रहा है, और अगर इस तरह से जो है ये ड्रॉ किया गया है सिंबल तो ये फोटोन की मूवमेंट को कर रहा है। दोनों ही क्या है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए जो है वो, और दोनों वेव पार्टिकल डुअलिटी को होल्ड करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि ये रजिस्टर का सैंपल जो है ये क्यों लगाया हुआ है, वो जस्ट इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो बस हम जो है इसको ये हम एनर्जी की फॉर्म में लिख लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ओमेगा प्राइम फ्रीक्वेंसी है, अगर हम एच कट कॉमन ले लें, दोनों साइड्स पर एच कट कॉमन ले लें तो, और वो कैंसिल कर दें, तो फिर हमारे पास ओमेगा एच प्राइम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और ये जो सिंपल ओमेगा लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन। तो ये हमारे पास जो है वो, इसका मतलब फिर इसके अंदर देख रहे हैं हम कि ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है इट इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो यहाँ पर फिर एनर्जी किसको ट्रांसफर हुई, अगर हम फोनॉन की कंसिडरेशन ना करें तो हम ये नहीं बता सकते कि ये जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हुई है। तो क्योंकि यहाँ पर जो एक तो जो कोलिजन हो रही है वो पार्टिकल लाइक हो रही है, क्योंकि पार्टिकल लाइक कोलिजन के अंदर ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर वो जो है वो एक वेव को कंसिडर करें तो वेव की जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो यहाँ पर फिर हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि क्रिस्टल के अंदर क्या थे, फोनॉन्स थे कि जिनसे स्कैटरिंग हुई, और उससे उस जो अपना था फोटोन उसने एनर्जी फोनॉन को ट्रांसफर कर दी। तो फिर हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस इनइलास्टिक कोलिजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सच अ प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी फोटोन चेंजेस इज कॉल्ड द अनक्लैम्प, या जो है अनक्लैम्प और यू प्रोसेस इसको कहते हैं। उसको हमने एन प्रोसेस कहा था और इसको हमने यू प्रोसेस कहा है। तो ये जो है वो उसके दो नाम हैं। तो in this process a photon is created or absorbed in addition to Bragg's reflection, and the momentum is transferred to the crystal as a whole। तो ये जो है वो इसकी फाइनल कंक्लूजन है। In this process a photon is created or absorbed in addition to Bragg's reflection। तो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोटोन इज क्रिएटेड और अब्सॉर्ब, तो एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द क्रिस्टल एज अ होल। तो क्रिस्टल को मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है यहाँ पर इसने मेरे ख्याल से फोनॉन लिखना था, जो उसने गलती से यहाँ पर फोटोन लिख दिया है। आई थिंक यहाँ पर जो है ना ये फोनॉन आता है कि in this process a phonon is created or absorbed in addition to Bragg's reflection and momentum is transferred to a crystal as a whole। तो फिर जो है ये हमारे पास ठीक इसकी बनती है फिजिक्स। तो चलें इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय फोनॉन जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए फिर इतना बहुत है। यस सर। यस सर।
एक मिनट बस मैं अटेंडेंस लगा दूं फिर हम ये नवियान जो है ना, ये नवियान, तो इसके बारे में मुझे कोई जरा बताएं, ये कौन? हाँ, ये है कौन?